हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का इतिहास और इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का यह वीडियो पार्ट 6 होगा। इससे पहले हमने 5 वीडियो पार्ट अपलोड कर दिया जो छोटे छोटे वीडियो पार्ट में होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के बीच में वीडियो होंगे। यदि आप नहीं देखें तो उनको आप अवश्य देख लें। उन सब वीडियो पार्ट में हमने आपके लिए दम कहानी के माध्यम से सभी प्रश्नों को समझाया है। जो इतिहास में जो कहानी घटता है उस तरह से समझाया, उसी तरह से आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो आज हम लास्ट वीडियो पार्ट में पढ़ने वाले हैं एक आंदोलन अर्थात एक स्वतंत्रता संग्राम जो यूनान स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। यही स्वतंत्रता संग्राम है जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और कहानी समझे इस चैप्टर का होगा। मैं विशेष जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छा सा तैयारी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए अलग से काम करें। ऑब्जेक्टिव का अलग से प्लेलिस्ट वीडियो बनाया गया है जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। चैप्टर के हिसाब से इतिहास में जितना चैप्टर है उस चैप्टर से मिल जाएगा। विज्ञान के जितना चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सबका ऑब्जेक्टिव आपको अलग से मिल जाएगा। आप उसको अवश्य देख लें तो आपका तैयारी बिल्कुल अच्छा से होगा। कहीं से आपको कोर्स खरीदने नहीं पड़ेगा। आज हम अपने सिलेबस पर चलते हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे यूनान स्वतंत्रता संग्राम, तो लास्ट का होगा प्रश्न आज का होगा। इस कहानी के माध्यम से बिल्कुल समझेंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक बन रहे, आपको बिल्कुल यह कहानी समझ में आएगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। प्रश्न क्या आएगा, यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। यह प्रश्न पूछा है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करें। क्लियर है? प्रश्न कैसे आएंगे से, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और छोटे क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। देखिए बोलेंगे, देखिए कहेंगे यूनान के ज्ञान विज्ञान और साहित्य। यूनान के ज्ञान विज्ञान और साहित्य दूसरे यूरोपीय देशों के लिए प्रेरणा के स्रोत था। अगर देखा जाए प्राचीन समय में तो यूनान का ज्ञान विज्ञान और साहित्य मतलब विज्ञान का ज्ञान मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षा, ज्ञान विज्ञान हो गया। और साहित्य, साहित्य के मतलब जो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है वह साहित्य ग्रंथ किसी खास विषय पर लिखा गया, यानी उनके बारे में लिखा गया थीसिस, तो वो साहित्य हो गया उसका। तो यूनान के ज्ञान विज्ञान और साहित्य दूसरे यूरोपीय देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। जितना भी यूरोपीय देश था उससे पढ़ करके ज्ञान लेते थे, प्रेरणा लेते थे, सीखते थे प्राचीन समय में। फिर बाद में क्या हुआ है तो कहेंगे बाद में यूनान पर तुर्की का अधिकार हो गया। बाद में यूनान पर तुर्की का अधिकार हो गया। प्रारंभ में यूनान दूसरे यूरोपीय देशों के लिए ज्ञान विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत था, लेकिन बाद में इस पर तुर्की का अधिकार हो गया। देखिए आगे पढ़ते हैं, तुर्की का क्या हो गया, अधिकार हो गया। यूनान ईसाई देश था, इसलिए ईसाई, यूनान ईसाई देश था और तुर्की मुस्लिम देश था। यूनान जो था जो ईसाई देश था और तुर्की जो मुस्लिम देश था। तुर्की के मुसलमानों ने यूनान के ईसाइयों पर अत्याचार करने लगा। जो तुर्की के मुसलमान थे जो यूनान के ईसाइयों पर अत्याचार पूरा किया, इतना तक कि उन्हें धर्म परिवर्तन भी कराने लगा। ये मुसलमानों ने यूनान के ईसाइयों पर कब्जा किया और वहाँ तक कि उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू करें, क्योंकि ये लोग मुस्लिम हैं, जहाँ जाएंगे ना चाहते हैं कि इस्लाम ज़्यादा हो, इस्लाम विकास करे, वो अपने धर्म मिलाएंगे, तो वहाँ भी ये करना शुरू कर दिया। और ये यूनान के लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया, मतलब यूनान के लोगों को मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया, ईसाइयों को मुस्लिम में बनाना शुरू कर दिया, जिससे यूनान में तुर्की के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। जिससे यूनान में विद्रोह शुरू हो जाएगा, जरूर बात है कि विद्रोह शुरू हो जाएगा। कोई देश में दूसरा धर्म आकर उसके ऊपर अत्याचार करे, उसके धर्म को हटा के अपने धर्म में मिलाए, अपना धर्म स्वीकार कराए, तो जरूरी है कि वहाँ क्रांति हो जाएगा। तो वहाँ भी कराए, वहाँ विद्रोह हो गया। इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन, जो इंग्लैंड के कवि था लॉर्ड बायरन जो यूनान के स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया।
यूनान के स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, वहाँ गए, कविता के माध्यम से, गाना के माध्यम से लोगों को बताते थे कि देखिए मुसलमान अर्थात इस्लाम ईसाई पर किस तरह से अत्याचार कर रहा है। इन्होंने बताया लोगों में, तो वो इस्लाम को अच्छा नहीं लगा, इनकी हत्या करवा दिया। तो इन लॉर्ड बायरन का सायरन बजा दिया। इन लॉर्ड बायरन कवि था इंग्लैंड का, उसकी हत्या कर दिया। क्या किया? शहीद हो गए। उनको कहेंगे शहीद हो गए क्योंकि ईसाई धर्म के लिए काम कर रहे थे, और इस्लाम धर्म ने उनको हत्या करवा दिया। अब सही तो है। यूनान के मोल्डोविया में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ। पहला आंदोलन शुरुआत हुआ था यूनान के एक शहर है मोल्डोविया। यूनान के शहर मोल्डोविया में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में, जो अलेक्जेंडर चिपसिलाटी था, उन्होंने पहले शुरुआत किया आंदोलन करने का इस्लाम के खिलाफ। शुरुआत कहाँ से किया? मोल्डोविया से। किसने किया? अलेक्जेंडर चिपसिलाटी। या देखिए अलेक्जेंडर चिपसिलाटी ने शुरू कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेटरनिख ने, देखिए मेटरनिख किस समय था, क्योंकि उस समय यूनान में चल रहा था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो यूनान के लोग विद्रोह कर रहे थे इस्लामों के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन? मेटरनिख ने रूस के शासक जार एलेक्जेंडर को भेजा। रूस के शासक उस समय जार एलेक्जेंडर था, और जार एलेक्जेंडर को भेजा कि जाओ यूनान में, यूनान में जो जो क्रांति कर रहा है वो सबको दबाओ, ताकि मुस्लिम ठीक कर रहा है, यूनान वालों को दबाओ। ये कौन भेजा? मेटरनिख भेजा। किसको भेजा? रूस के शासक जार एलेक्जेंडर को भेजा। एलेक्जेंडर भी यूनान का सहयोगी था। अलेक्जेंडर भी चाहता था कि यूनान अपने देश से तुर्की को भगाए, क्रांति के द्वारा भगाए। ये था सहयोगी था। परंतु मेटरनिख के प्रभाव में, कहेंगे परंतु मेटरनिख के प्रभाव में आकर तुर्की के सुल्तान की सेना के सहायता से, मतलब तुर्की के मतलब इसके मेटरनिख के प्रभाव में आकर के तुर्की के सुल्तान की सेना की सहायता से विद्रोहियों को कुचल दिया। तुर्की के जो सेना था उसकी सहायता से विद्रोहियों को कुचल दिया। वो चाहता था कि यूनान का सहयोग करे, लेकिन मेटरनिख के दबाव में आकर के तुर्की के सेना के साथ विद्रोहियों को कुचल दिया। कौन? अलेक्जेंडर भी, जार एलेक्जेंडर भी कुचल दिया। यानी जार एलेक्जेंडर भी किसको कुचल दिया? तो जो विद्रोह हो रहा था यूनान में उसको कुचल दिया। चाह रहा था कि हम मदद करें, लेकिन मेटरनिख के दबाव में था। उनका सेना था तुर्की का, और कुचल दिया, आदेश दिया, खाली कुचल दिया। अलेक्जेंडर चिपसिलाटी को जेल में बंद कर दिया। जो अलेक्जेंडर चिपसिलाटी था, जो मोल्डोविया से आंदोलन शुरुआत किया था, उसको जेल में बंद कर दिया। और मोरिया द्वीप से दूसरा विद्रोह शुरू हो गया। और पुनः मोल्डोविया के बाद से एक और मोरिया द्वीप है, मोरिया द्वीप से, यूनान का मोरिया द्वीप से फिर से विद्रोह शुरू हो गया। एक विद्रोह को तो दबा दिया जार एलेक्जेंडर, मोल्डोविया वाला के वहाँ के लोग, ये और वहाँ के लोगों को जेल में डाल दिया। अलेक्जेंडर चिपसिलाटी को भी जेल में डाल दिया। लेकिन दूसरा विद्रोह कहाँ शुरू हो गया? तो मोरिया से शुरू हो गया। पहला विद्रोह मोल्डोविया से शुरू हुआ था, अलेक्जेंडर चिपसिलाटी शुरू किया था। दूसरा विद्रोह कहाँ से हुआ? मोरिया से हुआ, द्वीप से हुआ विद्रोह हुआ। यह विद्रोह काफ़ी बड़ा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय ने इस विद्रोह को धार्मिक विद्रोह का रूप दिया। मतलब कह रहे हैं कि तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय ने इस विद्रोह को धार्मिक विद्रोह का रूप दिया और मुस्लिमों देश से सेना की सहायता मांगा। जो तुर्की के सुल्तान था, कौन? महमूद द्वितीय, इसको धार्मिक विद्रोह बताया, और जितना भी मुस्लिम कंट्री था उस सबसे कहा कि हमको सहायता कीजिए, तुर्की को सहायता कीजिए। तुर्की को सहायता करने के लिए सब कोई शुरुआत कर दिया, यानी विद्रोह को धार्मिक विद्रोह किया और मुस्लिम देशों से सेना की सहायता की मांग की। मिस्र के शासक यह मोहम्मद अली, मिस्र के शासक कौन था? मोहम्मद अली, पाकशाह अली, मोहम्मद पाशा कमाल अली कहेंगे, मोहम्मद अली की सहायता से लगभग 20,000 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। और ये तुर्की यूनान में 20,000 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया, मतलब 20,000 को हत्या कर दिया। और अन्य मुस्लिमों को सहायता ले करके, जिसको सहायता देने वाला था ये मोहम्मद अली, महमूद द्वितीय, ये मिल करके 20,000 को हत्या कर दिया।
इस घटना से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों एक साथ मिलकर तुर्की पर सैनिक कार्रवाई किया। तीनों एक साथ मिला, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। देखा इंग्लैंड भी ईसाई देश, फ्रांस भी ईसाई और रूस भी ईसाई। देखा कि ईसाइयों पर संकट आ गया है, तीनों एक साथ मिल गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम भी तो मिलल था, मुस्लिम भी तो मिलकर नहीं यहाँ दबाया। मोल्डोविया का दबाया, मोल्डोविया का इधरों को दबाया, मोरिया का दबाया, 20,000 सेनानियों को हत्या करवा दिया। तब जाकर के इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों एक साथ तुर्की पर सैनिक कार्रवाई किया। तुर्की के समर्थन में केवल मिस्र की सेना आया, और तुर्की के समर्थन में केवल मिस्र की सेना एक आया था, जिससे तुर्की की पराजित हो गया, मतलब तुर्की हार गया। और 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ एड्रियानोपल की संधि हुआ। 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ एड्रियानोपल की संधि किया गया, वो हारा तो उसके साथ संधि किया गया। इस संधि में यूनान पर तुर्की का नाम मात्र का प्रभाव रहा। इस संधि के तहत यूनान पर कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव रहा, लेकिन प्रभाव पूरा हट गया था रहा। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा यूनान स्वतंत्र हुआ। 1832 ईस्वी में एक संधि हुआ, कुस्तुनतुनिया का संधि। इस संधि के तहत यूनान स्वतंत्र हुआ और यूनान का शासक ऑटो बना, और वहाँ का शासक कौन बन गया? ऑटो बन गया। यानी कहेंगे कि ये तीनों देश नहीं मिलता तो वहाँ का और भी जो ईसाई था उस सबको मौत के घाट उतारता। 20,000 से वहाँ के विद्रोहियों को घोटा उतार दिया। यदि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों नहीं मिलता तो वहाँ के और जैसे मुस्लिम तबाह कर देता। लेकिन तीनों मिलकर तुर्की के साथ सेब्र की संधि किया, एड्रियानोपल की संधि किया। एड्रियानोपल की संधि के तहत तुर्की पर, यूनान पर तुर्की का नाम मात्र का प्रभाव रह गया। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। इस पतन, कुस्तुनतुनिया के पतन है, सॉरी, कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ। कुस्तुनतुनिया की संधि एक होता, कुस्तुनतुनिया का पतन 1853 में हुआ था। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन